नमस्ते बच्चों। चलो मिलते हैं आज एक नया पाठ लेकर के, जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। बच्चों, आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ये कहानी लिखी है वह स्वयं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के साथ मिलकर के इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो आज आप एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, आपको इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी और उसकी बात। ये सब उनके उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ये जो है वो सब कहानी संग्रह है। और सिंहावलोकन यानी उनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यशपाल की कहानियों में कथा सर्वत्र मिलता है। कथा कहानी मिलती है इनके लेखन में। बच्चों, ये 2-3 शब्द हैं जो मैं निशान लगवा देती हूँ। ये शब्द इनकी कहानी की आत्मा में आपको हर जगह पे मिलेंगे। वो है वर्ग संघर्ष और पैना व्यंग्य। ये जो दुख का अधिकार कहानी आप पढ़ेंगे, इसमें वर्ग संघर्ष, वर्ग यानी आपको पता ही होना चाहिए हमारे देश में और 3 क्लास माने जाते हैं। एक है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। और पैना व्यंग्य क्या किसे कहते हैं बच्चों? सार्काज़म, यानी जो स्थितियाँ दिखाई दे रही है उसको इस तरीके से प्रकट करना कि सुनने वाले को बुरा भी न लगे और वो अंदर ही अंदर तिल मिला जाए इस बात को सुन करके। व्यंग्य है उनकी कहानियों में, वर्ग संघर्ष की कहानी है। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता। बच्चों, ये जिस तरीके के लेखक रहे हैं उसमें सामाजिक समानता का बहुत ही महत्व रहा है। ये जैसे कम्युनिस्ट है ना सोच कि समाज में हर कोई एक जैसा हो, आर्थिक समानता हो, ऐसा ही यशपाल जी चाहते थे। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी में फैले अंधविश्वासों, देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीय और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के कारण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, अवश हो जाते हैं, किसी के वश में नहीं रह पाते। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है
नहीं अवकाश है। जब बेचारा गरीब होता है तो उसे अपनी रोजी रोटी जुटाने के लिए संघर्ष में लग जाना पड़ता है। वह दुख की घड़ियों में भी आराम नहीं कर पाता। चलिए कहानी देखते हैं। चलिए आपके सामने कहानी आ गई बच्चों। ठीक है। दुख का अधिकार, लेखक यशपाल। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है नए अपनी नोटबुक उठा करके, हिंदी वाली नोटबुक, पाठ का नाम डालिए, लेखक का नाम डालिए, डेट डालिए, शब्दार्थ डालिए और जो फर्स्ट पेज है उसको आपको सजाना होगा। कुछ चित्रकारी करके, कुछ जैसे भी जो भी विचार आपके हैं कहीं ना कहीं पाठ से जुड़े हुए लगे तो उसे आपको चित्रों के माध्यम से सजा करके करना है। मैं कुछ कुछ चीज़ें निशान लगाती जाऊंगी है और हैं के अंतर का, ताकि आपको इनके जो अंतर है पता करके आप उनको सुधार सकेंगे। नेक्स्ट चीज़ है उर्दू के जो शब्द रहेंगे मैं वो भी बीच बीच में बताते जाऊंगी। कठिन शब्द जो लगेंगे वो नीचे मैं बाद में दिखाऊंगी, किताब से देख करके आपको लिखना होगा। सबसे पहले चलिए कहानी का रस आनंद लेते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए और स्क्रीन पर देखते रहिए। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। दर्जा देखिए, ये उर्दू का शब्द है, ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। निश्चित करती हैं। वे हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज के निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। अड़चन और बंधन दोनों एक ही मतलब है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा अचानक, इसका अर्थ देखिए, अचानक सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह हमारी पोशाक भी खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। बच्चों इस पूरे पैराग्राफ में पोशाक के बारे में बताया गया है कि हमारे कपड़े, पोशाक, हमारा पहनावा, हमारा पोशाक कब मुसीबत बन जाता है। पहनावा, हमारा पहनावा कब मुसीबत बन जाता है, कब हमारे लिए इससे लाभ भी होता है। बहुत बार बंद दरवाजे खुल जाते हैं और पोशाक से ही पता चलता है कि अच्छा ये अमीर क्लास का आदमी है कि ये गरीब आदमी है। इसका ज्ञान भी किससे पता चलता है? पोशाक से। पोशाक कभी कभी बंधन बन जाते हैं, कभी अड़चन बन जाते हैं और कभी बंद दरवाजे खोल देते हैं। बंधन कब बन जाते हैं बच्चों? आपको एग्जाम्पल दे करके बताना होगा। बंधन मतलब शादी विवाह के कपड़े, झकाझक कपड़े पहन करके मंदिर में जाना हो, अथवा कहीं भाजी वगैरह ख़रीदना, ग्रोसरी स्टोर पे जाके एक नॉर्मल सा काम करना हो, तो हमारा जो शादी ब्याह के कपड़े हैं थोड़ा अटपटा लगता है। उसी प्रकार से मंदिर में पहन करके जाने वाला जो कपड़ा है वो पहन करके आपको किसी डिस्को या पार्टी में जाना पड़े तो कैसा लगेगा आपको? मुसीबत बन जाएगी ना।
या गरीबों वाले कपड़े पहन के 5 स्टार होटल में जाने की कोशिश करो तो दरबान आपको रोक देगा, सोचेगा कि इसके पास पैसा नहीं है, ऐसे ही चला आया है, और आपसे पूछताछ करके ही आपको अंदर छोड़ेगा। इस प्रकार से हमारी परिस्थितियाँ, पहनावा जो है वो कभी मुसीबत बन जाती है तो कभी हमारे लिए बंद दरवाजे भी खोल देती है। पीछे एक प्रश्न आएगा कि हमारी पोशाक कब अड़चन बन जाती है, कब बंधन बन जाती है। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें से पोशाक पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर, ज़मीन बाजार, ये सब देखिए उर्दू के शब्द हैं। बाजार, खरबूजे ज़मीन पर रख कर बिक्री के लिए, डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। बच्चों, बुढ़िया की हालत देखिए, क्यों रो रही है। जब वो सामान बेचने के लिए बैठी है तो बेचने वाला क्या करता है, ग्राहक को बुलाने की कोशिश करता है ना, पर बुढ़िया तो फफक फफक कर रो रही है। इस शब्द को निशान लगा लीजिए, फफक फफक कर रोना, यानी फूट फूट कर रोना। फूट फूट कर रोना। यहाँ का लिखा न समझ में आए तो आप तो सुन तो रहे हैं ना बच्चों। फूट फूट कर बुढ़िया रो रही थी। क्यों रो रही थी बच्चों बुढ़िया? उसके रोने का क्या कारण था? क्या कारण था कि वो रोना चाहती थी तो घर में शांति से बैठकर रो भी नहीं पाई? चलिए आगे हम देखते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यवधान, बाधा, बाधा, अड़चन, बाधा बन रही थी, अड़चन बन रही थी। पोशाक, किसकी पोशाक? लेखक की। लेखक बुढ़िया का दुख क्यों नहीं जान पा रहा था? क्योंकि उसकी पोशाक बाधा बन रही थी कि वो बुढ़िया की साथ जमीन पर बैठ सके। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान बेटे को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। देखो बच्चों, कहाँ तो बुढ़िया रो रही है और कहाँ लोग बाग हैं कि उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। आखिर वो क्यों बुढ़िया की बुराई कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह
भी वैसी ही बरकत देता है। बुढ़िया के बारे में देखिए लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पीछे एक प्रश्न आएगा कि बुढ़िया के बारे में लोग जो कह रहे थे उसे एक संवाद बना करके अपने शब्दों में लिखिए। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। बच्चों, एक तरफ तो बुढ़िया रो रही है, खरबूजे लेकर बैठी है, बेच भी नहीं पा रही है, और दूसरी तरफ लोग उसके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। कौन है ये लोग? समाज में इनकी क्या हैसियत है? इनको किसने अधिकार दिया कि बुढ़िया के बारे में ऐसी ऐसी बातें करें? क्या कोई अमीर महिला होती तो उसके बारे में ऐसी बातें कर सकते थे? सोचने की बात है। गरीब आदमी के दुख और सुख से कोई अपना रिश्ता नहीं रखना चाहता, खासकर दुख में। सब उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। परचून की दुकान, परचून यानी ग्रॉसरी स्टोर, परचून जहाँ दाल चावल आटा बिकता है उसे कहते हैं परचून की दुकान। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, 1000 आदमी आते जाते हैं। आदमी कोई क्या जानता है कि इसके घर पर सूतक है। सूतक क्या किसे कहते हैं बच्चों? मरने जीने के, जब कोई मरता है या पैदा होता है तो घर में कुछ दिनों का काम होता है। वो कुछ दिन जो है वो लोग किसी के घर पे जाते हैं तो उस घर का पानी नहीं पीते, तो उसको सूतक कहते हैं। जैसे उनके घर का किसी के कोई मर जी जाए तो उसके घर का पानी नहीं पिया जाता है। कोई 13 दिन का करता है, कोई 40 दिन का करता है, कोई 1 साल का भी मानता है। कोई उसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। देखो कैसी कैसी बातें बुढ़िया के बारे में हो रही है। पास पड़ोस की दुकानों पर से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। यहाँ से बच्चों इस पैराग्राफ से मैं अगले दिन कराऊंगी। तब तक के लिए आपको पता है मैंने क्या काम दिया है? पाठ का नाम, लेखक का नाम, फर्स्ट कवर पे जो आपका फर्स्ट इस चैप्टर का पहला पेज है उसको डेकोरेट करना है, डेट डालनी है, और इसी कहानी को आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से पढ़ें, नहीं तो यहीं से देख करके 1-2 बार देखें और खुद से पढ़ने की कोशिश करें। उसके पहले मैं आपको एक बार ज़रा कठिन शब्द दिखा दूं जो इस किताब पाठ के पीछे दिया गया है। ये रहा बच्चों कठिन शब्द।
पोशाक, वस्त्र, पहनावा, अनुभूति, एहसास, अड़चन, विघ्न। ये सब बच्चों आपको लिखना भी होगा, ठीक है। सो आपको ये शब्द लिखना होगा। मैं बोलते जा रही हूँ, आप देख लीजिए वीडियो रुका करके। ये शब्दों और अर्थ आपको लिखना है। अड़चन, विघ्न, रुकावट, बाधा। अधेड़, आधी उम्र का, ढलती उम्र का आदमी। व्यथा, पीड़ा, दुख। व्यवधान, रुकावट, बाधा। बेहया, बेशर्म, निर्लज। नियत, इरादा, आशय। बरकत, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य। खसम, पति। लुगाई, पत्नी। परचून की दुकान, आटा चावल दाल की दुकान। सूतक, परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना। कछियारी, खेतों में सब्जी तरकारी उगाना। निर्वाह करना, गुजारा करना। मेड़, दो खेतों के बीच में डिवाइडर। मिट्टी का एक डिवाइडर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेड़। तरावट, गीलापन, नमी, शीतलता, ठंडक। ओझा, झाड़ फूक करने वाला। छन्नी, ककनी, ककना मामूली वो एल्यूमिनियम का गहना पहनते हैं ना औरतें, मोटे मोटा, वो छन्नी ककना। सहूलियत, सुविधा। बच्चों आपको ये शब्दार्थ भी नोटबुक में लिख करके तैयार रखना है। मैं अगले दिन मिलूँगी, तब आप अपनी नोटबुक निकाल के रखिएगा। हम आगे का चैप्टर उसके बाद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।